घर के बाहर सामान से लदा हुआ ट्रक खड़ा था और सावित्री देवी ट्रक से उतरते सामान को बहुत ध्यान से और प्यारी नजर से देख रही थी। बहू भी दरवाजे पर आ चुकी थी, मगर बहू से ज्यादा उनको बहू के दहेज में दिलचस्पी थी। जैसे ही सामान को लोग अंदर ले जाने लगे, तो सावित्री देवी जोरदार आवाज में बोली कि सारा सामान ड्राइंग रूम में ही रख दो, अंदर कहाँ ले जा रहे हो। किरण बुआ जी ने कहा कि भाभी, ड्राइंग रूम में जगह ही नहीं है, कितने सारे मेहमान हैं। तो सावित्री देवी ने कहा कि अरे अंदर चला गया तो लोग देखेंगे कैसे। सावित्री देवी की बात सुनकर उसकी ननद किरण चुप हो गई, और जब सामान अंदर आ चुका था और खोला जा रहा था, तो किरण बुआ जी ने कहा कि भाभी, अब जाकर बहू का स्वागत तो करो, कितनी देर से बहू इंतजार कर रही है। सावित्री देवी ने कहा, बस 2 मिनट रुक जाओ। फिर सावित्री देवी के कहने पर ड्राइंग रूम में ही सबके सामने हर एक चीज को डब्बे के बाहर रखा जाने लगा। जैसे ही फ्रिज और वॉशिंग मशीन खुलने लगी, तो उनको देखकर सावित्री देवी का मुंह बनने लगा। तभी किरण बुआ जी ने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और बोली, अब रहने भी दो भाभी, ये सब सामान बाद में देख लेना, पहले बहू को अंदर तो लेकर आओ। बेचारी खड़ी खड़ी थक गई है। सावित्री देवी कुछ सोच में पड़ी हुई थी और बार बार रखे हुए सामान की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर एक तनाव था जो बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो आरती की थाली लेकर बहू के सामने खड़ी हुई, तो उसे गुस्से से देखने लगी। उनका बेटा आदित्य भी उनके चेहरे को ध्यान से देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ। तभी आदित्य की बहन पायल आई और बोली, ऐसे तो तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस पर आदित्य चिल्लाकर बोला, अरे, पहले तो मम्मी ने इतनी देर खड़ा रखा, अब तो खड़े रहने को बोल रही है। तो पायल ने कहा कि मैं खड़े रहने को नहीं बोल रही हूँ, पैसे दो और जाओ, किसने रोका है। आदित्य ने अपनी बहन को हल्के गुस्से से देखा और बोला, बता कितने पैसे चाहिए, ले और मामला खत्म कर। पायल ने कहा, पूरे 11,000 चाहिए। ये सुनकर आदित्य ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, इसका दिमाग घूम गया है क्या? 11,000 किस बात के चाहिए? पायल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा कि देना है तो दो, वरना यहीं खड़े रहो, मुझे पैसे कैश में ही चाहिए। अब आदित्य को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरे पास इतना कैश नहीं है। तो पायल ने कहा कि आपके पास नहीं है तो भाभी कब काम आएंगी? आखिर अब तो वो आपकी पार्टनर है। भाभी, आप अपनी कोई चीज दे दो ताकि मैं आपको अंदर जाने दूं। पायल की भाभी रिया घूंघट में खड़ी सोच रही थी क्या कि अब क्या बोले। पायल की नजर रिया के हाथ में पहनी हुई डायमंड की अंगूठी पर पड़ी, तो उसने उसका हाथ पकड़कर अंगूठी उतारते हुए कहा, चलो, अभी डायमंड की अंगूठी ही दे रही हैं, वैसे भी मेरे हाथ में सुंदर लगेगी। पीछे खड़ी किरण बुआ जी ने कहा कि अरे, ये क्या कर रही है? शगुन बनता है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि बहू के हाथों से अंगूठी ही उतार ले तू। तो सावित्री देवी ने बुआ जी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि अरे दीदी, आज नहीं लिया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, यही तो बहनों का हक होता है। बुआ जी ने कहा, अरे भाभी, दुल्हन का मुंह तो देखो कैसे उतर गया है, कुछ और क्यों नहीं मांग लेती। तो सावित्री देवी गुस्से में बोली, ये और कुछ दे भी नहीं सकती, सामने रखा है, जब से देख रही हूँ ना दीदी, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है। पायल दीदी से ये अंगूठी ले और इसका चलता कर। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर रिया तंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खर्च करके दहेज देने के बाद भी उसकी सास के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है। पायल ने अपनी भाभी के हाथ से जल्दी से अंगूठी उतार ली और फिर सावित्री देवी ने उसको कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आने को कहा। हाथ से अंगूठी निकलने का दर्द अलग था, लेकिन जो दर्द दिल में हुआ था वो तो रिया किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो अंगूठी उसकी माँ ने बहुत दिल से उसके लिए बनवाई थी, जिसके लिए वो कब से पैसे इकट्ठे कर रही थी। उसकी आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे, मगर वो आंखें कसकर बंद करते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। किरण बुआ जी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके लहंगे को संभालते हुए उसे अंदर ले जा रही थी। तो पीछे से सावित्री देवी ने कहा कि अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? वो कोई बीमार थोड़ी है, उसको छोड़ दो, वो खुद चली आएगी। ये सुनकर तो बुआ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, भाभी, आपको क्या हो गया है? बेचारी क्या क्या संभालेगी। इतना कहकर वो रिया से बोली कि तुम चलो बेटा। और रिया भी धीरे धीरे बुआ जी के साथ अपने कमरे तक पहुंच गई। सास की बातों से उसे लग रहा था कि उनके मन में कोई कड़वाहट है।
मगर वो क्या है यह समझ में नहीं आ रहा था। बहू को अंदर छोड़कर वो बाहर आई और बोली, भाभी नई नवेली दुल्हन के सामने ऐसी कोई बात करता है क्या? आप भी हद करती हो। कल तक तो ठीक थी, तो आज क्या हो गया? सावित्री देवी खामोश खड़ी थी और बार बार गुस्से से सामने रखे दहेज को देख रही थी। अगले दिन जब सारे मेहमान चले गए तो सावित्री देवी ने बहू को बाहर बुलाकर आंखों में तिरस्कार भरे भाव लिए हर एक सामान के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बहू, जरा अपना सूटकेस तो लेकर आओ। आदित्य ने तुरंत कहा कि माँ, मैं लेकर आता हूँ, और वो सूटकेस लेकर आ गया। रिया को यह बहुत अजीब लग रहा था। सावित्री देवी ने पायल से सूटकेस खोलने को कहा तो रिया हैरान रह गई। पायल ने सूटकेस खोला तो सावित्री देवी ने कहा, दिखाओ, तुम्हारी माँ ने सबके लिए क्या क्या कपड़े भेजे हैं। तब रिया ने कपड़े निकालना शुरू किए तो सावित्री देवी गुस्से में बोली, ये क्या भेजा है तुम्हारे घर वालों ने? ये सूट देखो ना, कपड़ा ढंग का है ना रंग। ऐसे कपड़े तो यहाँ के काम वाले भी ना पहनने जाएं। और ये तोहफे, भगवान बचाए, सब सस्ते दर्जे का सामान नजर आ रहा है। आदित्य को यह देखकर अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। तभी पायल ने कहा कि ये मेरे लिए इतने पुराने स्टाइल का सूट क्यों भेज दिया भाभी? यह क्या आपकी पसंद का है? रिया नजर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई और अपना पल्लू उंगलियों में घबराहट से मरोड़ने लगी। तो सावित्री देवी ने फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, और बहू, ये फ्रिज। अरे आदित्य, जरा देख, इतना छोटा फ्रिज तो हमारे पुराने नौकर के कमरे में रखा है। आजकल लोग तो शादी में डबल डोर वाला फ्रिज भेजते हैं, और यहाँ तो ये छोटा सा डिब्बा पकड़ाया है। और ये वॉशिंग मशीन, ये तो चार कपड़ों के धोने लायक भी नहीं है। आजकल लोग ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन दहेज में देते हैं। ये पुराने जमाने की मशीन देकर क्या दिखाना चाहते हैं इसके घर वाले हमें? क्या उन्हें हमारी हैसियत नजर नहीं आई? उन्होंने कहा था कि सब कुछ देंगे, मगर यह नहीं पता था कि इस तरह का देंगे, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करती। पायल ने तभी फ्रिज का दरवाजा खोला और कहा, मम्मी, देखो तो ऊपर से ये आवाज कर रहा है, लगता है सेकंड हैंड है। यह सुनकर सावित्री देवी का पारा और भी हाई हो गया। बहू, नया फ्रिज ऐसे चलता है? क्या तुम्हारे मायके में कोई चीज ढंग की नहीं थी? ये क्या किया है तुम्हारे बाप ने? कौन सी पुरानी सामान की दुकान से सामान उठा कर दिया है? रिया, जो कि घूंघट में खड़ी सिसक रही थी, उसने बहुत धीरे से कहा, मम्मी जी, वो सब नया ही है, बस मॉडल थोड़ा पुराना होगा। सावित्री देवी तेवर चढ़ाते बोली, मॉडल पुराना? अरे, तो क्या हमारे बेटे के लिए बचा कुचा भेज दिया? इतनी बड़ी शादी की थी और ये हाल दहेज का है। एक बार भी किसी ने नहीं सोचा कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अरे, मेरा बेटा इंजीनियर है। आदित्य ने कहा, माँ आप बस भी करो, उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार ही दिया है। आपने रिया को इतना डरा दिया कि वो रो रही है। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, और उन्होंने जो हमारे साथ किया वो क्या है? ऐसा सामान देते हुए तो इन लोगों को डर भी नहीं लगा, जो अब डर कर रोकर दिखा रही है। ये इतना कहकर सावित्री देवी नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये स्टील के बर्तन इतने हल्के हैं कि एक बार गर्म हुए तो तली जल जाएगी। अरे, अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते थे तो कम से कम शर्म तो कर लेते। लोगों को क्या मुंह दिखाऊं? सब कहेंगे लड़का इंजीनियर होते हुए भी शर्मा जी की बहू तो बिना दहेज की आई है। रिया घूंघट में ही खड़ी खड़ी रो रही थी। तभी सावित्री देवी ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, बहू सुनो, इस घर में दया नहीं, नियम चलते हैं। जिस दिन मायके से इज्जत लाओगी, उसी दिन ससुराल में सम्मान मिलेगा। जब तुमने हमारी नई इज्जत की, तो तुम भी इज्जत की उम्मीद हमसे कैसे कर सकती हो? वो बहू को देखकर तिरस्कार से सिर घुमाकर चली गई और रिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में चुपचाप कोई संकल्प जन्म लेता है। अभी बहू की मुंह दिखाई थी और सारे मोहल्ले की औरतें घर में आने वाली थी। सावित्री देवी ने पहले ही आदित्य से कहा कि इसे दहेज का सामान छत पर रखवा दो, वरना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तू तो जानता है आदित्य कि हमारे मोहल्ले में एक से एक अमीर परिवार की बहू है, और सब कितना भर भर कर दहेज लाई थी। वो लोग यह सस्ता सामान देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आदित्य अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने सामान ड्राइंग रूम से हटवा दिया। साथ ही सावित्री देवी ने रिया से जाकर कहा कि अब जरा ठीक से तैयार हो जाना, वो भी तुम्हें आता है या नहीं कि हमारी बेइज्जती करवाओगी? रिया बेचारी डरी से हमी खड़ी कुछ नहीं बोल पाई और सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। तभी पायल आकर बोली, भाभी, अपना मजाक खुद मत बनवा लेना। वैसे ही आपके परिवार वालों ने सेकंड हैंड सामान देकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है।
पायल की बातें सुनकर रिया की आंखें ऐसे बरस पड़ी मानो कोई बादल फट पड़ा हो। सावित्री देवी ने यह देखकर कहा, बहू, सबके सामने अपने आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। माता पिता की गलती का भुगतान बच्चों को ही करना पड़ता है। और तुम भी वही सुन रही हो। अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। बेचारी रिया कुछ देर तक सुन्न होकर खड़ी रही। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और ऐसे में तैयार होने का कोई मतलब नहीं था। दिल भारी हो रहा था कि पता नहीं सबके सामने क्या होगा। तभी कमरे में आदित्य आया और उसकी हिम्मत बांधने लगा। तब कहीं जाकर रिया को कुछ राहत मिली और वह तैयार होकर बैठ गई। कुछ देर में पायल आई और उसे साथ लेकर बाहर चली गई। लेकिन बाहर जाते ही सारी महिलाओं ने उसे घूरना शुरू कर दिया। उसे ये निगाहें बहुत अजीब लग रही थी। तभी एक महिला ने इधर उधर देखते हुए कहा, सावित्री, अरे दहेज तो दिखाया होता। घर में तो कोई नया सामान नजर ही नहीं आ रहा सिवाय बहू के। यह बात सुन रिया दंग रह गई कि मैं कोई सामान हूं क्या। तभी सावित्री देवी बोली, अरे आजकल के लोगों की तो पूछो ही मत। समझो समझो जी तो मेरे बेटे को सस्ते में निपटा दिया। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे क्या बात कर रही हो बहन, तुम्हारा बेटा तो इंजीनियर है, तो दहेज भी लाखों का ही मिला होगा। सावित्री देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, दहेज तो सारा मिला है मगर सब सस्ता है। दिखाने लायक होता तो दिखा देती। सबके सामने ये अपमान हो रहा था और घूंघट के अंदर रिया के आंसू किसी नदी की तरह बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कानों में कोई कांच घोल रहा हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ससुराल में ऐसा स्वागत होगा। तभी किसी ने कहा, दहेज से क्या फर्क पड़ता है, एक बूढ़ी बहू पूरे दहेज के समान होती है। तब वहां बैठी पायल हंसते हुए बोली, अरे गुण तो अब पता चलेंगे कि दहेज के बराबर हैं या कूड़े के ढेर के बराबर। चलो भाभी, सबके सामने नाच कर तो दिखाओ। यह सुनकर रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि आखिर यह सब सुनने के लिए तो उसने इतनी पढ़ाई नहीं की थी। सभी औरतें एक एक करके घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती रही और शगुन देकर आगे बढ़ जाती थी। किसी ने कहा, बहू बहुत सुंदर है, तो किसी ने कहा, सावित्री देवी संभाल कर रहना, कहीं अपने रूप का जादू न चला दे तुम्हारे बेटे पर। अब सारी बातें सुनकर रिया का सिर फट रहा था कि आगे क्या होगा। उसने मन में ठान लिया कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी, क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से जगह नहीं देंगे। सबके जाते ही पायल बोली, अब घूंघट डालकर क्या बैठी हो, लाओ शगुन के लिफाफे इधर दो और रसोई में जाकर चाय बनाओ। रिया ने तुरंत लिफाफे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए और अपने पर्स में डालते हुए कहा, रुक जाओ पायल, इतनी जल्दी भी क्या है, वो दिखाई मेरी हुई है, तुम्हारी नहीं। यह सुनकर सावित्री देवी जोर से बोली, ये किस तरह से बात कर रही हो बहू। तो रिया ने कहा, उसी तरह से जिस तरह से आप लोग 2 दिन से मुझसे बात कर रहे हैं। पायल ने कहा, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय ले आना। तो रिया बोली, अभी मेरी पहली रसोई नहीं हुई है, उसके लिए पूजा होती है ना। इतना कहकर वो पल्लू संभालते हुए अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर पायल हैरान रह गई और बोली, देखा माँ इसके तेवर। तो सावित्री देवी बोली, तू चिंता मत कर, मुझे इसका घमंड तोड़ना आता है। उधर रिया कमरे में जाते हुए आदित्य से बोली, आदित्य तुम मुझे एक कप कॉफी पिला सकते हो क्या। तुम्हारे घर में कॉफी है या नहीं। जिस तरह तुम्हारी बहन ने लालच में मेरे हाथ से डायमंड की अंगूठी निकाली थी, उसे देखकर तो यही लगता है। यह सुनकर आदित्य चौंक गया कि रिया सुबह से चुप थी, अब ऐसा क्यों बोल रही है। वह चुपचाप रसोई में गया और कॉफी ढूंढने लगा। उसने पायल से पूछा तो वो बोली, कॉफी तो है ही नहीं। तभी रिया वहां आ गई और बोली, अरे तुम्हारे घर में कॉफी भी नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, तुम्हें डबल डोर फ्रिज चाहिए था और तुम्हारे घर में खुद कितना छोटा फ्रिज है। क्या बहू के दहेज के इंतजार में बैठे थे। इतना कहकर रिया बाथरूम की तरफ गई और वॉशिंग मशीन देखकर बोली, मम्मी जी, आपके घर में ऑटोमेटिक मशीन तो है ही नहीं। अभी कह रही थी आजकल लोग ऐसी मशीन इस्तेमाल नहीं करते, मगर आपके घर में तो है ही नहीं। सावित्री देवी चिल्लाई, बकवास बंद कर। बहू 2 दिन की आई और जुबान इतनी लंबी। अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को। पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत नहीं किया हो मेरा नाम, सावित्री देवी नहीं। यह सुनकर रिया ने जोर से ताली बजाई और बोली, मम्मी जी, बहुत अच्छी बात है। आप अभी मेरे पापा को फोन करिए और बुलाइए। आज आपके मोहल्ले वालों को अच्छा खासा मसाला मिलने वाला है। पायल ने गुस्से से कहा, मम्मी, ये हमारा मजाक उड़ाना चाहती है। सब कहेंगे बेटा इंजीनियर है और बहू देखो कैसी आई है। सावित्री देवी तमतमाकर आदित्य से बोली, आदित्य, तू क्या खड़ा देख रहा है। तेरी माँ बहन की बेइज्जती हो रही है और तू तमाशा देख रहा है।
आदित्य ने भी कहा, मैं 2 दिन से आपको कुछ नहीं कह रहा था। मम्मी, जब आप बार बार रिया की बेइज्जती कर रही थी, उधर रिया फोन पर बात कर रही थी। पायल बोली, देखो कितनी आराम से बात कर रही है, पता नहीं किसे बुला रही है। सावित्री देवी बोली, अपने बाप को बुला रही होगी। आने तो मैं भी देखती हूँ कैसे मुंह लेकर आता है। मैं भी गिनवाऊंगी उसने दहेज में क्या दिया है। छोटा सा फ्रिज और खिलौने जैसी वॉशिंग मशीन। तभी रिया हंसकर बोली, मैं अपने पापा को नहीं बल्कि सबके बाप को बुला रही हूँ। बस देखते जाइए कौन आने वाला है। यह बात माँ बेटी को समझ नहीं आई। तभी दरवाजे की घंटी बजी और पायल ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस को देखकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया बोली, शादी को 2 दिन हुए और आप लोग दहेज की मांग कर रहे हैं। आपको पता है दहेज लेना कानूनन जुर्म है। चलिए अब पुलिस के सामने मांगिए दहेज। ये कहते हुए उसकी आवाज गूंज उठी। आदित्य ने भी कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह सही कह रही है। पुलिस सावित्री देवी और पायल को ले जाने लगी तो दोनों हाथ जोड़कर रिया से माफी मांगने लगी, मगर रिया नहीं मानी और पुलिस उन्हें ले गई। अपने परिवार के अपमान का जवाब देकर उसे सुकून मिला। दोनों के जाते ही रिया ने कहा, आदित्य, कल मैं ट्रक भेज दूंगी। यह मेरा सामान वापस भेज देना, क्योंकि यह तुम लोगों के लायक नहीं है। यह सुनते ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मगर तुम सही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया का दिल पिघल गया। उसने अगले दिन अपनी सास और ननद की जमानत करवा दी, लेकिन यह कह दिया कि अब वह आदित्य के साथ अलग रहेगी। फिर वह अपना सामान लेकर अलग रहने चली गई और माँ बेटी बस देखते रह गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।